नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा की तरह यही आशा करता हूँ कि आप लोग जैसे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए कहानी पर आते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर नए आए हो ना, और अगर मेरा काम पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, कहानी को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, है ना। और बाकी जो आप मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब करके बैठे हुए हैं। और हम लोग रोज़ मिलते हैं, बीच बीच में कभी कभी गैप हो जाता है क्योंकि कुछ हालात ज़िंदगी में ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उसके कारण। तो उसके लिए मैं टाइम माफ़ी मांगता रहता हूँ, है ना। खैर, आप नए जुड़े हैं तो अगर मेरा काम पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, इधर उधर की बातें ज़्यादा हो रही है, अब आते हैं कहानी पर। ये कहानी है भोपाल में रहने वाले 3 स्टूडेंट्स की। 3, राहुल, तरुण, दिलीप। ठीक है, राहुल, तरुण, दिलीप एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। ये पाताखेड़ा नाम की एक जगह है, वहाँ के रहने वाले, है ना। इनके पापा मम्मी सब वहीं पे ही जॉब करते हैं, तो ये लोग वहाँ पे अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद भोपाल में शिफ्ट हुए हैं। और भोपाल में राहुल कर रहा है इंजीनियरिंग। राहुल का छोटा भाई है तरुण, वो कर रहा है बीबीए। और जो दिलीप है, दिलीप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेता है 12th क्लास करने के बाद। हाँ, मैं जानता हूँ 10th के बाद भी होता है, लेकिन अब उसका एक अपना ही शौक़ था कि नहीं, मुझे मैट्रिक पास तो होना ही है। तो उसने मैट्रिक पास हुआ और उसके बाद पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया। ये लोग भोपाल में बढ़िया से शिफ्ट हो जाते हैं और इनकी जो कॉलेज लाइफ है ना, बहुत अच्छी चल रही होती है। कॉलेज लाइफ के बारे में सोचो ना यार, कसम से बहुत सारी यादें हैं, मेरी क्या आप सबकी होगी, है ना। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा जो स्कूल था ना, मेरा स्कूल भी कॉलेज से कम नहीं था। हाँ, वहाँ पे सारी कॉलेज वाली हरकतें होती थी। बॉयज़ स्कूल था और है, मतलब हमारा बॉयज़ स्कूल था जिसमें मैं पढ़ता था, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल था। ऐसा नहीं कि मतलब कॉलेज वाली लाइफ वहाँ पे हम लोग जी लिए तो पढ़ाई लिखाई में पीछे थे। हमारे स्कूल का रिज़ल्ट हमेशा से अच्छा ही रहता था। चलिए कहानी पर आ जाते हैं। मैं मेरे स्कूल में पहुँच गया। अब राहुल, तरुण और दिलीप, है ना, इन तीनों के नाम मुझे याद रखने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं करते रहता हूँ। राहुल, तरुण और दिलीप भोपाल पहुंच गए हैं, बड़ी से शिफ्ट हो गए हैं। इन लोगों ने एक रूम ले लिया है, रूम पार्टनर्स भी हैं, है ना, और तीनों, और अपना कॉलेज भी कर रहे हैं और बाकायदा टाइम टू टाइम मस्ती मजाक घूमना फिरना सब होता है। अब ये लोग क्या कॉलेज में शिफ्ट होते हैं ना, तो कई बार ना जब इंसान खासकर स्टूडेंट्स घर से बाहर जाते हैं, इन्हें एक फ्रीडम मिलती है। तो इस फ्रीडम का कई लोग बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं, कई लोग ना थोड़ा दूसरे रास्ते में निकल पड़ते हैं। मतलब ऐशो अय्याशी वाली लाइन, पीना खाना, है ना। तो ये लोग, एकदम तो ये नहीं कहूँगा कि राहुल, तरुण और दिलीप बहुत ही ज़्यादा अय्याश हो गए थे, कॉलेज नहीं जाते थे, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब कर रहे थे, अपनी पढ़ाई लिखाई घूमना फिरना सब होता था इनका। लेकिन ना क्या होता है कि ना टाइम टू टाइम ये समय निकाल के, मतलब महीने में 1 या 2 बार ये लोग ड्रिंकिंग अपना जो भी माहौल बना लेते थे ड्रिंक करने का। और साथ में नॉन वेजिटेरियन थे ये लोग, तो ये चिकन के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। दिलीप, राहुल और तरुण तीनों एक दिन अपने रूम पर बैठकर ऐसी पार्टी कर रहे होते हैं। तो दिलीप बोलता है कि यार एक काम करें, क्योंकि राहुल और तरुण को ना बहुत ज़्यादा चिकन पसंद था। तो दिलीप बोलता है यार तुमको इतना ही ज़्यादा चिकन पसंद है ना, तो मेरे फार्म हाउस चलना, वहाँ पे मेरी मौसी के हाथ का चिकन खा कर देखना भाई, मज़ा आ जाएगा, मतलब उंगलियां चाटते रह जाओगे, ऐसा वो बताता है। ठीक है, राहुल और तरुण को। तो राहुल तरुण बोलते हैं वाह यार तो मज़ा आएगा। तो ये लोग ना लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे शाम को ड्रिंक करने बैठे थे। तो थोड़ी बहुत इनकी ड्रिंक्स हुई थी और खाने वाने का इनका कोई जुगाड़ था नहीं, ये लोग सोच रहे थे बाहर खा लेंगे। तो जैसे ही दिलीप, राहुल और तरुण को ये आइडिया देता ना कि मेरे फार्म हाउस चलेंगे, वहाँ पे मौसी के हाथ का बना हुआ चिकन खाना, तो राहुल और तरुण कहते हैं कि क्यों ना भाई अभी निकल चले अपन, है ना, क्योंकि अब इनको चढ़ गई है। अब चढ़ने के बाद घूमने का तो मज़ा आता ही है। मैंने अक्सर देखा लोग ड्रिंक करने के बाद ना बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। हमारे भी ग्रुप में हैं कुछ ऐसा नहीं है यार, हमारे ग्रुप में सारे दूध के धुले नहीं हैं, हर ग्रुप में कोई ना कोई अपवाद रहता है। तो राहुल, तरुण, दिलीप बोलता है यार आइडिया तो अच्छा है,
और ना ये भोपाल से इटारसी का जो रास्ता है, अब कितने किलोमीटर का एग्जैक्टली मुझे अभी ध्यान नहीं है, पर लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता है बाइक से। हाँ, तो ये लोग, दिलीप बोलता है बढ़िया आइडिया यार, एक काम करते हैं, अभी हल्की हल्की अपन ने लीच है ड्रिंक, तो बढ़िया अच्छा भी लग रहा है, सुरूर भी मस्त हो गया। तो अब अपन एक काम करते हैं, बढ़िया बाइक निकालते हैं और तीनों भाई चलते हैं मेरे फार्म हाउस। तो फार्म हाउस में मैं बताऊं, दिलीप के फार्म हाउस में कौन कौन रहता था। उसकी मौसी, मौसा जी और दिलीप का एक जो मौसा जी का जो बेटा है ना बंटी, वो मतलब दिलीप का कज़न ब्रदर। अब दिलीप बोलते हैं कि हाँ चलो अच्छा है, मेरे छोटे भाई से भी मिल लेंगे, और जो इसका भाई है ना मौसी जी का लड़का, वो छोटा भाई है लेकिन बिल्कुल दोस्तों के समान है, रखा दिलीप ने उसको बचपन से। अगर उसने कोई गलती करी तो उसको डांटता भी था, और अच्छे कामों पे समझदारी भी दिखाने पर उसको पीठ भी थपथपाई जाती थी उसकी। तो दिलीप फ़ोन लगाता है अपने छोटे भाई बंटी को, और बंटी को बोलता है कि भाई कहाँ हैं, क्या हो रहा है। तो बंटी बोलता है भैया सब बढ़िया है, आप बताओ कैसे याद आ गई आज मेरी कॉलेज लाइफ में जाने के बाद, तो आप तो भूल ही गए थे। तो दिलीप बोलता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज में कोचिंग में सब व्यस्त था, और आज हम लोग सब दोस्त लोग मिलकर बैठकर पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को अपना फार्म हाउस दिखाता हूँ। बंटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, 7 बज रहे हैं, तुम लोग ना कब तक क्या रहो ये बताओ। तो दिलीप बोलता है हम लोग जस्ट अब यहाँ से तैयार होकर निकल रहे हैं, हम लोग 9, सवा 9 या 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, तू बस मौसी को बोल देना कि आपके हाथ का चिकन खाना है। बंटी बोलता है क्यों नहीं भाई, बहुत खुश होगी मम्मी भी। बंटी अपने घर पे बता देता है, और इसकी जो मौसी जी हैं बंटी को चिकन लाने भेज देती है मार्केट। बंटी के जो पापा हैं मौसा जी हैं, मतलब दिलीप के, ये वहीं इटारसी में ही जॉब करते थे, और वहीं से अपना ये फार्म हाउस का भी मेंटेनेंस कर लेते थे और अपना काम भी कर लेते थे। बढ़िया था इनका, सब जमा जकड़ा था बढ़िया। तो बंटी चल जाता है चिकन लेने और अपने भाई को बता देता है ठीक है भाई कौन कौन आ रहे हो बताओ। तो बंटी, जैसे कि दिलीप का भाई कम दोस्त बहुत कुछ है, तो बंटी जानता है राहुल और तरुण को, कि राहुल और तरुण दिलीप भैया के बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये चिकन के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो दिलीप उनको बता देता है कि भाई मैं, राहुल और तरुण ही आ रहे हैं, तो बढ़िया से तो चिकन की व्यवस्था कर, हम लोग ना थोड़ी थोड़ी लगाते हुए आएंगे। तो बंटी बोलता है हाँ भैया पर ज़्यादा मत कर लेना। दिलीप बोलता है टेंशन मतलब हम लोग निकल रहे हैं। ये लोग निकलते हैं और ना रास्ते भर थोड़ी थोड़ी लगाते पहुंच जाते हैं 9:15 बजे तक के इटारसी। अब इटारसी जैसे ये लोग पहुंचते हैं ना, तो पहले तो इनके बहुत स्वागत सत्कार किया जाता है। अब क्योंकि मौसी हैं तो मामा, मौसी और मौसा जी के सामने तो इन्हें अच्छे से ही रहना पड़ेगा ना, इन्हें इतना नहीं दिखाना है वहाँ पे कि नहीं हम लोग डुल हैं, ड्रिंक करके आए हैं। ये लोग बिल्कुल प्रोफेशनल थे, मतलब ऐसा नहीं कि गले तक पी रहे हैं, एकदम शराबी बेवड़े नहीं थे, थोड़ी थोड़ी लगाते हुए आए थे, और जिससे इनके घर में कुछ समझ में नहीं आता मौसी मौसा को, पर बढ़िया बैठते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। तो ना अब राहुल और तरुण बोलते हैं कि यार अपन ने जो बैग में रखी है वो कहाँ लगाएंगे। ये लोग थोड़ी सी एक बॉटल अपने बैग में भी रख के लेकर आए थे। तो दिलीप बोलता है एक काम करते हैं, छत पे चलते हैं और वहाँ पे बैठ के बढ़िया लगाएंगे, और बंटी को बोल देते हैं कि तू भी आ जा ऊपर, थोड़ी सी उसको भी दे देंगे। बंटी भी कभी कभार अपने भाई के साथ 1-2 पैक छोटे छोटे मार लेता था। अब जैसे ही पता चलता है बंटी को, तो बंटी बोलता है कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, पापा भी थोड़ा बाहर टहल रहे हैं, तो अपन चलते हैं छत पे। बंटी अपने पापा मम्मी को, मतलब दिलीप के जो मौसी मौसा थे उनको बता देते कि हाँ भैया और हम लोग उनके फ्रेंड के साथ सब छत पर हैं, जब खाना बन जाएगा ना मम्मा तो बता देना, हम लोग आ जाएंगे। मौसी जी बोलती ठीक है, घूमो फिरो बढ़िया, अच्छा है, इतना बड़ा फार्म हाउस है इसका। तो खैर ये लोग छत पे घूमना ज़्यादा पसंद करते थे, ऐसा लगा होगा मौसी को। ये लोग पहुँच जाते हैं छत पे, बढ़िया अपना ताम झाम लेके जो भी इनका पीने पाने का था, और बढ़िया बैठते हैं आराम से और ड्रिंक कर रहे होते हैं। बंटी ने भी 1-2 घूंट ले ही ली होती तो उसको भी चढ़ जाती है। वही बताता है भाई इस साल मेरा भी 12th हो जाएगा, उसके बाद मैं भी भोपाल आऊँगा, मैं भी तुम लोगों के साथ रहूँगा, मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। तो दिलीप बोलता है कि हाँ इस साल 12th है तेरी, अच्छे नंबर से निकाल ले, उसके बाद तेरा भी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा और फिर तू हमारे साथ ही रहना। राहुल और तरुण भी बहुत खुश रहते हैं कि इनको तो बढ़िया चिकन खाने को मिलने वाला है, और बढ़िया इनकी एक ट्रिप भी होगी, मतलब भोपाल से इटारसी की तो घूमना फिरना भी हो गया है, थोड़ी थोड़ी लगा भी रखी है। तो बहुत मज़े में इन लोगों ने ड्रिंक किया। इनकी मौसा जी बोलते हैं खाना बन गया, ये लोग बढ़िया नीचे जाते हैं, अपना मस्त से खाना खाते हैं, और वहीं पे दिलीप बोल देता है कि मौसा हम लोग ना छत पर ही सोएंगे, वहीं पे हमारा बिस्तर लगा लेंगे, आप लोग टेंशन मत लेना। क्या है बहुत दिनों बाद मिले हैं,
बंटी से भी, तो बंटी भी हमारे साथ ऊपर ही सो जाएगा और हम लोग वहाँ पे कुछ बातें करेंगे। मौसी जी बोलते हैं ठीक है बेटा। उनको ही पता है कि लड़के कॉलेज में पहुँच गए हैं, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। अब ये लोग बढ़िया अपना छत पे लगा लेते हैं गद्दा वद्दा और मच्छरदानी, और बढ़िया लेट के रात को 10:30-11 बजे तक के ये लोग अपना सब सेटलमेंट कर लेते हैं, खाना वाना खाने के बाद जो गद्दे वद्दे लगा के, और बढ़िया लेट के आप बातें करने लगते हैं। 10:30-11 बजे तक ये बढ़िया लेट चुके हैं भैया। बात करते करते 12:30 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, है ना। आप लोग भी समझते होंगे, दोस्त लोगों से जब बात करो और बहुत दिनों बाद अगर अपना कोई कज़न ब्रदर आए तो उससे रात में बात किए बगैर नींद नहीं आती और उससे बात करते करते नींद भी उड़ जाती है। तो ऐसे कुछ इन लोगों के साथ भी हो रहा था। लेकिन ना जो राहुल का छोटा भाई था ना, तरुण, इसकी गर्लफ्रेंड थी भोपाल में जिससे इसे मिलना था दूसरे दिन। तो उसने निकलने से पहले बोल दिया था कि अपन चल तो रहे लेकिन सुबह अपन जल्दी आएंगे। तरुण को ये पता था कि राहुल, उसका बड़ा भाई, ये सोया तो ये सुबह 9:30-10 के पहले उठने नहीं वाला, है ना। तो क्या होता है कि तरुण बोलता है कि भाई तुम लोग सुबह उठोगे कि नहीं उठोगे मुझे नहीं पता, मैं सुबह निकल जाऊँगा। दिलीप बोलता है कितने बजे निकलना है बता। तो बोलता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से 7-7:30 बजे मिलना है, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड क्या कॉलेज के बहाने से निकलेगी और वहीं पर तरुण इसे पिक करके ये लोग घूमने फिरने जाएंगे। इनकी ऐसी कुछ प्लानिंग थी तरुण की और उसकी गर्लफ्रेंड की। दिलीप बोलता है कि 7 बजे तुझे मिलना है तो तू कितने बजे निकलने की बात कर रहा भाई। तरुण बोलता है भाई 4-4:30 बजे निकल जाएंगे। दिलीप बोलता है पागल वागल हो गया क्या, एक तो इतनी थकान, इतनी दूर से अपन आए हैं, हाँ बाइक चला कर आए हैं भाई, इतनी पार्टी वार्टी करी है, गले तक खाना खा लिया है, उसके बाद कम से कम चैन से सोने तो दे। पर जो प्यार होता है ना, और ये जो कॉलेज वाला प्यार होता है ना भैया, किसी की नहीं सुनता कोई, ना लड़का सुनता है ना लड़की सुनती है। तो तरुण बोलता है देख भाई तुम लोगों की नींद खुले चाहे ना खुले, मैं जाऊँगा। दिलीप बोलता है चल ठीक है, हाँ उठने की कोशिश करेंगे, नहीं उठे तो तू निकल जाना। अब सुबह 4-4:30 बजे दिलीप की नींद खुलती है तो दिलीप देखता है कि तरुण तैयार होके बढ़िया जूते वूते पहन रहा है। दिलीप बोलता है भाई सच्ची में जा रहा है क्या। तरुण बोलता है भाई मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ मेरा वेट कर रही है। तो तरुण बोलता है यार तू मेरी रिस्क पे आया है, मेरे फार्म हाउस में आया है, अकेला बाइक चला के जाए, क्योंकि राहुल और दिलीप बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जो तरुण है राहुल का छोटा भाई है। तो दिलीप को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि नहीं यार मेरे दोस्त का छोटा भाई है, और ये सब दोस्त जैसे रहते थे, तो यार साला अगर ये बाइक वाइक से कहीं गिर पड़ गया तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कि मैं ही लेके गया था फार्म हाउस और फिर ये सब हो गया। तो दिलीप बोलते हैं कि 10 मिनट रुक, मैं तैयार हो रहा हूँ, साथ में चलते हैं। ठीक है, तरुण रुक जाता है। 10 मिनट में बढ़िया अपना दिलीप तैयार होकर बैठता है बाइक पे, और तरुण बोलता है चल भाई। ये लोग निकलने से पहले राहुल को बोल देते कि भाई तू आ जाना बाइक से, तेरी वाली हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि ये तेरे भाई को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलना है, इसका प्यार वहाँ पे इसका वेट कर रहा है। तो राहुल नींद में ही रहता है, वो बोल देता है हाँ ठीक है जाओ मैं पहुँच जाऊँगा। राहुल की दरअसल प्लानिंग ये रहती है कि बढ़िया आराम से सुबह उठूँगा, उठ के खाना खा के, मतलब जो भी चिकन रात का बचा होगा बढ़िया से खाना खाऊँगा और फिर उसके बाद भोपाल जाऊँगा। राहुल की ये प्लानिंग थी। तो राहुल बोलता है ठीक है तुमको जहाँ जाना जाओ। अब ये लोग निकल पड़ते हैं इटारसी से। इटारसी से जैसे ये लोग निकलते हैं ना, लगभग आधे पौन घंटे का रास्ता इन लोगों का हो जाता है। तो दिलीप बोलते हैं कि यार कहीं गाड़ी लगा, टॉयलेट लगी है। तो तरुण भी बोलता है हाँ मुझे भी लगी, थोड़ा आगे चल के रुकते हैं। तो एक घाट टाइप का एरिया पड़ता है। अब इस घाट का नाम मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है आप समझ जाइए। घाट जो पड़ते हैं ना रास्ते में, वो घाट टाइप का एरिया पड़ता है। तो वहाँ पे तरुण अपनी बाइक खड़ी करता है। तरुण और दिलीप दोनों उतरते हैं, अपना जो भी टॉयलेट वॉयलेट है वो कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही तरुण बाइक पर बैठ रहा होता है तो दिलीप बोलता है कि भाई थोड़ा सांस लेने दे, थोड़ा रुक जा। क्या है, दिलीप थोड़ी स्मोकिंग भी करता था कभी कभार, पर करता था। तो दिलीप बोलता है कि 2 मिनट रुक जा, एक सिगरेट पी लेते हैं। तरुण बोलता है हाँ यार मेरा भी मन है, चल पीते हैं। तो ये दोनों ना बढ़िया अपनी बाइक खड़ी करके सिगरेट पी रहे होते हैं। सिगरेट पी रहे होते हैं कि तभी ना तरुण को किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो यहीं आसपास। मतलब जो ये लोग जिस घाट में खड़े थे वहाँ ढेर सारी झाड़ियाँ भी थी साइड में। तो जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे झाड़ियाँ थी, वहाँ से इन्हें आवाज़ आ रही होती है, तरुण को आवाज़ आ रही होती है किसी के फुसफुसाने की।
अब ये सोच रहा है कि भाई सुबह के 5 बजे कौन खुसफुसा रहा है। तभी ना किसी की पायल की आवाज़ आती है तरुण को। तरुण एकदम से देखता है चौंक के दिलीप को, और दिलीप बोलता है क्या हुआ। तरुण बोलता है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये नहीं बताता इसको दिलीप को। फिर ना थोड़ी देर बाद यही आवाज़, इनकी स्मोकिंग चल रही है, उसी बीच में यही आवाज़ सेम फुसफुसाने की और ये पायलों की। तो ये आवाज़ ना आती है दिलीप को, और दिलीप देखता है इस बार चौंक कर ये तरुण को। तरुण दिलीप को देख ही रहा होता है, तो तरुण बोलता है क्या हुआ, कुछ आवाज़ आई क्या। दिलीप बोलता है हाँ आ रही, अभी अभी आई मेरे को, पायल की आवाज़ आई, तूने भी सुनी। तरुण बोलता है तुझे फुसफुसाने की आवाज़। तो तरुण बोलता है कि तुझे फुसफुसाने की आवाज़ नहीं आई। दिलीप बोलता है भाई मुझे फुसफुसाने से लेकर पायल की आवाज़ आ रही थी, पर मुझे पहले ऐसे तो लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहम वहम टाइप का, क्योंकि कई बार ना कीड़ों की भी आवाज़ ऐसी आती है जंगल वंगल में। लेकिन इस बार जो मैंने आवाज़ सुनी ना, प्योर बिल्कुल पायल जैसी आवाज़ थी, और कोई कुछ बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई कुछ साधना तंत्र मंत्र की कर रहा है, इस टाइप की आवाज़ कुछ आ रही है। तभी ना जब ये दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे तरुण और दिलीप, तभी ये आवाज़ थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है, और पायल की जो आवाज़ है ना बिल्कुल क्लियरली ऐसे आ रही है जैसे कोई इनकी तरफ बढ़ रहा हो आगे, झाड़ियों से कोई बाहर निकलने वाला है। तरुण और दिलीप बहुत बड़े वाले डरपोक है। यहाँ पे राहुल होता तो राहुल नहीं डरता, राहुल बोलता कि चुपचाप अपनी बाइक स्टार्ट करो, यहाँ से चलो, जगह ख़राब है। लेकिन तरुण और दिलीप बहुत बड़े वाले डरपोक है। ये लोग ना भैया सीधे गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और जब गाड़ी भगाते हुए निकलते हैं भैया। ये मान के चलो इनने जो घाट क्रॉस करने में, आराम से घाट क्रॉस किया जाता है तो आधा पौन घंटा लगता है जिस घाट को क्रॉस करने में, उस दूरी को इन्होंने लगभग 15 से 16 मिनट में निपटा दिया। इतनी स्पीड में गए थे। हाँ, दिलीप इस चक्कर में गया था तरुण के साथ कि भैया कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन दोनों के साथ ही एक घटना हो गई है जिसे हम कहते हैं पैरानॉर्मल। ये लोग जैसे तैसे पहुंचते हैं घाट क्रॉस करके एक ढाबे पे, वहाँ पे बैठकर ये लोग चाय मंगाते हैं, सिगरेट जलाते हैं, और बोलते हैं कि भाई ये क्या था, सुबह के 5:30 बज रहे, और हल्का हल्का उजाला हो गया था उस समय। तो दिलीप बोलता है भाई इतने सालों से रह रहा हूँ, इतने सालों से आ रहा जा रहा हूँ, लेकिन कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। साले तेरे चक्कर में मैं आज आया और आज मुझे भूत प्रेत के दर्शन हो गए। भाई तरुण बोलता है कि भाई अपने पीछे तो नहीं आ रहा होगा ना कोई, मतलब कोई बला वाला, कोई हवा तो नहीं लगेगी ना अपने को। दिलीप बोलता है नहीं भाई ऐसा मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी डर तो मुझे भी लग रहा है। तो इनकी ये बात ना ढाबे का जो संचालक है वो वहाँ पे बैठे बैठे सुन रहा था। तो ढाबे के जो संचालक होते हैं पूछते हैं क्या हो गया बेटा, कि तुम्हें भी कुछ दिख गया, कुछ सुनाई दिया क्या। तो तरुण और दिलीप बोलते हैं हाँ अंकल, वो एक्चुअली में हम लोग जिस जगह पे ये लोग रुके थे वहाँ पे इन्हें क्या क्या आवाज़ आई, पूरी बात इसको बताते हैं ढाबे के संचालक जी को। और वो बोलते हैं कि बेटा तुम लोगों ने वहाँ पे कभी किसी को, किसी 4 व्हीलर 2 व्हीलर कभी किसी को खड़ा देखा है? तुमने वहाँ पे वही गाड़ियाँ खड़ी देखी होगी जिनका एक्सीडेंट हो जाता है। बस, ट्रक, कार, जीप वहाँ पे कभी खड़े नहीं होते। वहाँ पे तुमको अगर कभी कुछ खड़ा दिखेगा तो उसी हालत में दिखेगा जब वहाँ पे उस वाहन का एक्सीडेंट होता है। और वो जगह ना एक तरीके से कह सकते हैं कि श्रापित है। तो ये जो तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ है तो इसको तुम याद रखो, और ना घर जाके अपने रूम पे जाके नहा धो के मत्था टेक लेना बजरंगबली के पास, क्योंकि ना अक्सर वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। और ऐसी जगह में खड़े होके तुम लोग टॉयलेट कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ऐसी जगह में ज़्यादा रुका नहीं जाता, वहाँ से निकल लिया जाता है। और तुम लोग वहीं पे खड़े होकर टाइम पास कर रहे थे। थोड़ा आगे निकल जाते भाई, थोड़ा रास्ते के बारे में ना, जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं ना उसके बारे में पता रहना चाहिए कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। हाईवेज़ पर अक्सर ऐसे रास्ते आपको मिल सकते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप लोग भी कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो ऐसी जगह पे रुकें जहाँ पे ना पब्लिक हो, ठीक है, थोड़ा मतलब एकदम सुनसान ना हो। और बीच रास्ते में तो बहुत कम ही रुकिए, क्योंकि भूत प्रेत आत्माओं के अलावा ना गाड़ी लूटने वाले लोग जो होते हैं ना, ऐसे गिरोह भी शामिल होते हैं, तो वो लोग भी आपको लूट सकते हैं।
तो मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप अपने वाहन से, पर्सनल वाहन से, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, तो आप ऐसी जगह पे रुके जहाँ पे पब्लिक हो, जहाँ पे कोई रिस्क ना लगे, है ना। तो ऐसी जगह पे रुकना चाहिए। खैर ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है, लेकिन मैंने सोचा फिर से एक बार बता दूँ भाई, कहीं कोई दोबारा ना गलती कर ले दिलीप और तरुण के समान। ये लोग अपने रूम पे पहुँचते हैं और ना क्या होता है कि दिलीप और तरुण दोनों नहाते हैं और नहा धो के अपना पहुँच जाते हैं मंदिर में पहुँच के मत्था टेकते हैं और उसके बाद दिलीप अपने रूम पे सो जाता है रिटर्न जाके, और तरुण निकल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने ये पहुंचता है लगभग 7:30 के बाद ही पहुंचता है, थोड़ा लेट पहुंचता है, 7:30 पौने 8 बजे तक। ये लोग जैसा कि दिलीप ने बताया था, दिलीप बढ़िया सो रहा होता है कि 10:30-11 बजे ना दिलीप के मोबाइल पर तरुण की गर्लफ्रेंड के नंबर से कॉल आ रहा होता है। दिलीप देखता है कि अब इसे क्या हो गया। दिलीप फ़ोन उठाता है, हाँ हेलो, ये नींद में था। तो उस तरफ से बहुत घबराई हुई आवाज़ में ये लड़की जो तरुण की गर्लफ्रेंड होती है बोलती, भैया आप कहाँ हो? ये तरुण को देखो ना कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, बीच पब्लिक में पूरा तमाशा करके रख दिया इस लड़के ने। दिलीप बोलता है, क्या बात कर रही है? हाँ भैया मुझे बहुत डर लग रहा है भैया आप। तो दिलीप पूछता है कि कहाँ पर हो तुम लोग? इसकी गर्लफ्रेंड बताती है, हम लोग न्यू मार्केट में हैं और यहाँ पर हम लोग एक कपड़े की दुकान पे गए थे और ये पता नहीं अचानक तरुण को क्या हो गया कि कपड़े उठा के बाहर दुकान से फेंकने लग गया था, जिससे जो शॉप का मालिक है, सिंपल सी बात है यार, कोई भी नाराज़ हो गया यार, तुम हमारी दुकान के कपड़े बाहर फेंक दोगे तो हम भी तुमको फेंकेंगे नहीं उठा के। कोई भी दुकान वाला कर सकता है यार ऐसा। लेकिन तरुण की किस्मत अच्छी थी कि वो दुकानदार जो था समझदार था। उसने पहले स्टार्टिंग में गुस्सा किया, लेकिन उसे ना तरुण की हरकतों से समझ में आया कि भैया ये कुछ ऊपर वाली चीज़ है, मतलब ऊपरी वाला है, कुछ सही चीज़ नहीं है इस लड़के के साथ। दिलीप अपनी गाड़ी से लगभग 10-15 मिनट में गाड़ी भगाते भगाते पहुंचता है कहाँ? न्यू मार्केट। वहाँ पे जाके देखता है तो पूरी दुकान की जो दुकान थी ना, वो दुकान से पहले ही समझ में आती है। क्या है, ये पार्किंग में अपनी बाइक लगाता है, जैसे ही वहाँ से अंदर घुसता है तो इसे एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दे रही थी। ये फ़ोन कर रहा होता है दूसरी तरफ से तरुण की गर्लफ्रेंड को, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही होती है। तभी जैसे ही इस भीड़ के पास पहुँचता है तो देखता है कि तरुण उस दुकानदार की शॉप की जो सीढ़ी थी वहाँ पे बैठकर रो रहा है, सर पटक पटक के कि मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों मार डाला। इस तरीके से, ठीक है। अगर मेरी एक्टिंग बहुत ख़राब लगी हो ना तो प्लीज़ ना हंसना मत यार, है ना। तो इस तरीके से रो रहा था बहुत बुरी तरीके से। ये देखकर दिलीप के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और ये पता कर रहा होता है कि भैया वो इसकी गर्लफ्रेंड कहाँ गई। तो तभी वो दुकान का मालिक था ना, वो उसके पास पहुँचते कि ये क्या हो इसे क्या हो गया। तो दुकान का मालिक बताता, भैया इसके ऊपर कोई ऊपरी बला आई है, इसे आप जल्दी जल्दी कोई पंडित मौलवी जो भी अपने आसपास है उसको दिखाओ, क्योंकि ये कम से कम 1 घंटे से यही नाटक चल रहा है इसका। और मैं समझ गया था, नहीं तो मैं इसको अब तक तोड़ ताड़ के अलग कर देता। पुलिस वाले भी वहाँ खड़े थे पर नज़ारा देख रहे थे, पता नहीं क्यों। अक्सर पुलिस वाले ऐसा करते नहीं, पर शायद वो भी समझदार थे, उन्हें भी कुछ समझ में आया होगा ऐसा कुछ। तो क्या होता है कि दिलीप बोलते हैं कि सर इसका भाई अभी इटारसी में है, ये मेरा जो फ्रेंड है उसका छोटा भाई है और मेरी हिम्मत नहीं, और इसकी गर्लफ्रेंड भी थी इसके साथ। बोले वो लड़की बेहोश हो गई है, वो जाओ अंदर दुकान में, अभी जैसे तैसे उसको होश में लाया। दिलीप तुरंत दुकान के अंदर जाता है, बोलता है क्या हुआ कैसे क्या? तो बोले भैया आपको फ़ोन पे तो सब बताया, ये कहाँ गया था कहाँ से आया, पता नहीं कैसी हरकतें एकदम से इसने चालू कर दी। बोलता मुझे जीन्स लेना है। चलो ठीक है, जीन्स लेने गए तो वहाँ पे जीन्स पसंद नहीं आया। इसने पहले तो ढेर सारे जीन्स निकलवाए, उसके बाद ना पता नहीं क्या हुआ कि फेंकने लग गया दुकान के बाहर जीन्स। मुझे तो लगा बहुत पड़ेगी इसे, पर ये अंकल लोग बहुत अच्छे हैं, इन लोगों ने उसके साथ कुछ भी ऐसा किया नहीं है। पर ये रोए जा रहा है, देखो ना कैसी हरकतें कर रहा है। तभी ना जो दुकान के मालिक होते हैं, बेटा घबराओ मत, आप आराम से बैठो, हमने अपने पहचान के मौलवी जी को बुलाया यहाँ पे। जो दुकानदार थे वो एक्चुअली में उस कास्ट के थे, तो उन्होंने मतलब मेमोडियन कास्ट के थे, तो उन्होंने बताया कि हमारे पहचान के मौलवी जी हैं, हमने उन्हें बुला लिया है। और ये जो अंकल थे ना, इन्होंने दिलीप से, उसकी गर्लफ्रेंड से और ना ही तरुण से, इनसे किसी भी तरीके के पैसे की, मतलब किसी भी खर्चे की कोई डिमांड नहीं करी। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं समझ चुका हूँ लड़के के साथ क्या हुआ, निश्चिंत रहो, हम करवाते थे। भैया मौलवी जी आते हैं,
तरुण को ये लोग अपनी कार में बैठाल कर अपने घर ले जाते हैं। घर में ले जाकर वहाँ पे जो भी झाड़ फूक हुई है, ये या तो मौलवी जी जानते हैं, या फिर वो जो दुकानदार अंकल है वो जानते हैं, या फिर तरुण जानता है, या फिर तरुण के ऊपर जो एंटिटी थी वो जानती है, क्योंकि तरुण को कुछ याद नहीं है। दिलीप टेंशन में कि यार इसके भाई को पता चल गया इसके साथ ऐसा हुआ है तो ये तो मुझे खा जाएगा। तभी ना क्या होता है, राहुल का कॉल आता है। राहुल बोलता है कि भाई ये तरुण की गर्लफ्रेंड का मिस कॉल पड़े थे, क्या हुआ? तो दिलीप बोलता है कुछ नहीं भाई, ऐसे ही पूछ रही थी कब तक, क्या लेट हो गया था तरुण, इसलिए। ये बहाना मार देता है दिलीप कि ताकि इसके भाई को पता ना चले, टेंशन ना ले, नहीं तो ये भी अब अपनी गाड़ी भगाते हुए आएगा तो रास्ते में कहीं गिर पड़ ना जाए। अब लगभग 1.5-2 घंटे हो जाते हैं और दिलीप और जो तरुण की गर्लफ्रेंड रहती है ये लोग उसी शॉप पर बैठे होते हैं। तो वहाँ पे ना जो काम करने वाले लड़के हैं ना वो बोलते हैं कि दीदी भैया आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि अब ये जो है इसके ऊपर जो भी बला थी ना वो हट चुकी है। अभी अभी हमारे जो मालिक है उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि लड़का आराम से है, थोड़ी देर ये बेहोश रहा था तो अभी अभी होश में आया, हम लोग अपनी कार से दुकान पर ही आ रहे हैं। जैसे ही ये दुकान पे पहुंचते हैं तरुण की गर्लफ्रेंड उसके गले लग जाती है। भैया कॉलेज का प्यार है यार, ये कुछ नहीं देखता है, भीड़ माहौल कुछ नहीं। वैसे तो इतना किसी के भी साथ हो जाए तो यार गले तो लगने की बनती है यार। तरुण की हालत बहुत डाउन लग रही थी, ये बहुत ही ऐसा लग रहा था कि जबकि ये बढ़िया से अपना खाना वाना खाकर बढ़िया आराम करके सुबह आया है और ये अच्छा खासा हेल्दी लड़का है, लेकिन उसकी हालत अभी सिर्फ ये जो 2-3 घंटे का खेल हुआ था ना उसके साथ, उसके कारण इसकी ये हालत हो गई थी। ये एकदम, ये तो नहीं बोलूँगा कि चूसे हुए आम जैसा हो गया था, लेकिन ये इतना कमज़ोर लग रहा था कि भैया ऐसा लग रहा था कि अभी अभी ये किसी भारी बीमारी से लड़कर बाहर निकला है। 2-3 घंटे में अगर कोई पैरानॉर्मल शक्ति किसी हैवी और हेल्दी इंसान का ये हाल कर सकती है तो आप सोच लीजिए कि इनमें कितनी पावर्स होती है। हाँ मैं मानता हूँ कि ये लोग नहा धो के मंदिर चले गए थे, लेकिन ना दिलीप और तरुण में अंतर ये पाया था, मतलब जो दुकानदार अंकल है ना वो बताते हैं कि दिलीप उनसे बताते हैं कि हम लोग रास्ते में आए थे, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन हम लोग नहा धो के मंदिर चले गए थे। तो वो जो दुकानदार अंकल है वो बताते हैं कि बेटा तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भगवान पे था, तुम मंदिर में गए, तुमने माथा टेका, तुमने सब छोड़ दिया अपने भगवान पे, तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी रक्षा करी। लेकिन ये जो लड़का है इसे उतना विश्वास अपने भगवान पे था नहीं, बात पूरी विश्वास की थी और किसी भी चीज़ की नहीं थी। हो सकता है कि इसके साथ कुछ मानसिक प्रॉब्लम भी हुई हो, लेकिन जो भी इनके साथ हुआ, मानसिक प्रॉब्लम हुई होती तो एकदम से ये 2-4 घंटे बाद एकदम ठीक नहीं हो जाता, नॉर्मली बात नहीं कर सकता था, ऐसा मुझे लगता है। पर अगर आप चाहें तो इसे कोई मानसिक प्रॉब्लम का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन प्रेत का खेल तो आप जानते हैं। खैर मैं इधर उधर की बात में नहीं करता हूँ। दुकानदार अंकल बताते हैं कि बेटा तुम्हारा, दिलीप को बताते हैं कि तुम्हारा विश्वास था तुम्हारे भगवान पे अडिग, तो तुम्हारा इस शक्ति ने कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन ये लड़का डर गया था और इस लड़के के डर ने ही उस शक्ति को और ज़्यादा शक्ति दी, जिसकी वजह से ये शक्ति इसके दिमाग पर हावी हुई। हमारे मौलवी जी ने अब इसका सब अपना जो भी झाड़ फूक थी वो सब कर दिया है। और ना मौलवी जी ने इसे यही सलाह दी थी कि कुछ दिन जब तक के ये जो एक बॉटल में पानी भी दिया था इन्होंने, मंत्र फूका वाला कह सकते हैं, है ना, मतलब शुद्ध पाक पवित्र जल जो होता है ना वो दिया था इन्होंने इसे पिलाने के लिए। कितने दिनों के लिए, 7 या 10 दिन के लिए कुछ दिया होगा, जितना मुझे पता है इतने दिनों तक पीना पड़ता है। कई बार 21 दिनों के लिए भी देते हैं, अब ये मुझे इतना नॉलेज है नहीं, पर ठीक है। तो इन्होंने ये बॉटल दी थी, उन्होंने बताया था कि इससे थोड़ा थोड़ा पानी इसे पिलाते रहना, और इसे जो भी है ड्रिंक और क्या बोलते हैं चिकन नॉनवेज जो भी चीज़ है, मौलवी जी ने कहा है कि कुछ दिन इस लड़के को कहना कि इन सब चीज़ों से दूर रहे। ठीक है, मना नहीं कर रहे हैं खाने पीने के लिए, तुम खाना खाओ बढ़िया अच्छा खाओ, लेकिन शाकाहारी खाओ। अब आप ये मत सोचने लगना कि कोई जो नॉनवेज खाता है उसी के साथ होता है ये सब, ऐसा नहीं है भैया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगरी हुई, मतलब जो दाल अपन फ्राई करते हैं ना, फ्राई वाली दाल भी नहीं खाते हैं, उनके साथ भी ऐसे किस्से और कांड हो चुके हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि शाकाहारी लोगों को नहीं पकड़ता और नॉनवेज खाने वालों को झट से पकड़ लेता है, लेकिन जो इसके साथ हुआ और मौलवी जी ने जो बताया वो मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ, जो इन्होंने मुझे बताई। ठीक है, तो बस उसके बाद से इसने अपना पूरा जो ध्यान रखा बाकायदा टाइम टू टाइम अपनी, और दिलीप ने यही पूछा था कि हम अपने मंदिर जा सकते हैं कि नहीं,
मौलवी जी कहते हैं कि भैया तुम्हारे भगवान के पास नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे, सारे भगवान एक होते हैं, है ना। और अगर आप अपने भगवान पर ही भरोसा नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। अच्छा, मैं मौलवी ना होकर कोई पंडित होता तो तुम ये सब बातें नहीं पूछते। दिलीप मतलब वो जो दुकानदार है वो अंकल ऐसा बोलते हैं कि अच्छा हमने मौलवी जी नहीं बुलाए होते, किसी पंडित जी को बुलाया होता तो शायद तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आता। दिलीप बोलता है नहीं सर, सॉरी सर, हमसे गलती होगी और आपने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ हटा, मुझे जो डर लग रहा था इसके भाई को मैं क्या बताऊँगा। तो अंकल बोलते बेटा निश्चिंत होकर घर जाओ, अच्छे खाओ अच्छे से रहो, माँ बाप ने पढ़ाई करने के लिए भेजा है, पढ़ाई करो, सब अच्छे से रहो, ठीक है। और ना ये ड्रिंक व्रिंक वाली जो हरकतें नहीं, ये सब छोड़ देना अगर करते भी होंगे तो। दुकानदार अंकल को कैसे पता चला कि ये लोग ड्रिंक व्रिंक किए थे। खैर ये तरुण के साथ थे तो शायद उस समय इन्हें कुछ समझ में आया होगा। तो यही थी कहानी दिलीप, तरुण और राहुल की। राहुल भाई बढ़िया आराम से उठते हैं, उठ के वापस अपना जो दिलीप की मौसी जी के हाथ का बना हुआ चिकन खाते हैं, बाइक उठाते हैं और शाम तक के भोपाल पहुंच जाते हैं इटारसी से, घूमते फिरते आराम से। और रूम पर आकर राहुल को पता चलता है सब कुछ। और ये जो पूरी बात है राहुल और दिलीप ने ही मुझे बताई थी। मैंने सोचा चलो बताता हूँ मेरी फैमिली वालों को, और मुझे भी आपसे मिलने का बहाना मिल जाता है एक, है ना। मैं रोज़ बहाने ढूंढता हूँ आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा ना मेरे पास कहानी नहीं भी रही ना तो भी मैं आऊँगा, बकलोलीच करेंगे यहाँ पे, लेकिन बात करने ज़रूर आऊँगा। मुझे जो एनर्जी मिलती है ना आप लोगों से बातें करके, मैं मेरी आत्मा ही जानती है भैया। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी, ये किस्सा, हमारे बीच में हुई चर्चा या ये हमारा जो बात हो रही है ये पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कहानी कैसी लगी। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि मेरी अगली आने वाली कहानी के बारे में आपको नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। और मिलेंगे अब अपनी अगली कहानी पे, मतलब कल मिलेंगे, कहीं नहीं जा रहा मैं, और कहीं चला भी जाऊँगा ना घूमने फिरने तो भी मिलूँगा भैया। जंगल से हो सकेगा तो जंगल से शूट करूँगा, लेकिन कहानी या फिर आपसे मिलने या बात करने तो मैं आऊँगा ही डेली, ये पक्का अपना वादा है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।